हाय हेलो एवरीवन। सो आनंद राठी इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अगर आपको समझना है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है एंड क्या स्कोप ऑफ ग्रोथ है इस पूरे सेक्टर का, पूरे इंडस्ट्री का, सो आई वुड रिकमेंड कि आनंद राठी का लास्ट 2-3 क्वार्टर का कॉन कॉल इन्वेस्टर पीपीटी आपको स्टडी करना चाहिए, जरूर गो थ्रू करना चाहिए। बिकॉज बहुत ही सिंपलर वे में मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन करती है कि कितना सिंपल मॉडल है। एंड इवन अगर आप एक लेमैन भी हो, आपको आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री का, तो भी आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि इस इंडस्ट्री में स्कोप ऑफ ग्रोथ कितना ज्यादा स्ट्रांग है अगले 10-15 साल के लिए। एंड बिजनेस मॉडल बहुत ईजी है समझने के लिए। बिकॉज हम न्यूज वगैरह में तो देखते ही हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स की बातें होती हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, रियल स्टेट हो, इंफ्रा हो, पावर हो, ईवी हो। इन सेक्टर्स को समझने के लिए अगेन वही पॉइंट है कि आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए इन सेक्टर्स में, या फिर आपको पहले से कोई नॉलेज होनी चाहिए इन सेक्टर्स की। तब आप अच्छे से ग्रैब कर पाओगे कि इन सेक्टर्स में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको समझने चाहिए, स्कोप ऑफ ग्रोथ कितना है इन सेक्टर्स का। विजा विज ये जो सिंपल बिजनेस मॉडल है, चाहे वो रिटेल हो, एफएमसीजी बिजनेसेस हो या वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस हो, इनका मॉडल बहुत सिंपल है एंड स्कोप ऑफ ग्रोथ यहाँ पे भी वही अगले 10-15 साल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको 2-3 क्वार्टर का एटलीस्ट इस कंपनी का अगर आप कॉन कॉल इन्वेस्टर पीपीटी स्टडी करते हो, तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि अगले 10-15 साल के लिए इन इतने सिंपल बिजनेस मॉडल में भी एक काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सो आनंद राठी ने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए थे, काफी अच्छे रिजल्ट थे इनके। इनका जो एयूएम है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, इन तीनों की ग्रोथ जो है वो 30% से ज्यादा की थी। मार्जिन इन बिजनेसेस में बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज एसेट लाइट मॉडल होता है। बैंक्स या एनबीएफसीज की तरह इन्हें बहुत ज्यादा ब्रांचेस ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो एसेट लाइट मॉडल होता है, मार्जिन अच्छे होते हैं। एंड कंपनी लगातार लास्ट 4-5 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली 20-25% से भी ज्यादा का ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। अब ऑब्वियसली कॉन कॉल के बाद हमें काफी ज्यादा क्लैरिटी होगी कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। कॉन कॉल में फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी आपको एक्सप्लेन कर रही है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कितने ज्यादा अच्छी पोजीशन में है कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमी। बहुत सारी कंट्रीज में रिसेशन का माहौल बन रहा है अभी भी, चीजें अच्छी नहीं हुई है, बट स्टिल इंडिया की इकोनॉमी को अगर हम देखते हैं तो जीडीपी ग्रोथ के नंबर लगातार अच्छे आ रहे हैं। हर एक सेक्टर, हर एक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। एंड जब अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बिजनेस मोमेंटम अच्छा होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि लोगों के हाथ में सरप्लस कैश आ रहा है। एंड जब आपके हाथ में सरप्लस कैश आ रहा है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उसको इन्वेस्ट करोगे, कैश को यूज करोगे, मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। सो कंपनी वही कह रही है कि अभी लोगों के हाथ में सरप्लस कैश ज्यादा है। एंड एचएनआईज जो हैं, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के टारगेट कस्टमर्स होते हैं, एचएनआईज, वो अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहे हैं जो उनको हेल्प करे उनका वेल्थ मैनेज करने के लिए। बिकॉज एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए होती है, एक प्रोफेशनल चाहिए होता है आपको जिसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, जो एचएनआई क्लाइंट्स के साथ डील करता हो। बिकॉज एचएनआई के लिए वेल्थ क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, वेल्थ प्रिजर्वेशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो एक वेल्थ मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो इन सारी चीजों में इंडिविजुअल्स को हेल्प करे। तो कंपनी वही कह रही है कि क्योंकि सरप्लस कैश ज्यादा है, इसीलिए अभी डिमांड सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, आनंद राठी जैसी कंपनीज के लिए। देन कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में एचएनआई फैमिलीज जो है वो इन्होंने सबसे ज्यादा एक्वायर किया है। तो पिछले कई क्वार्टर में अगर हम देखें, आनंद राठी की पूरी हिस्ट्री देखें, तो इस पर्टिकुलर एक क्वार्टर में इन्होंने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एचएनआई फैमिलीज को एक्वायर किया है। इसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो नेट फ्लो है, नेट फ्लो का मतलब क्या होता है? बेसिकली सपोज एक क्वार्टर के अंदर पूरी इंडस्ट्री में 100 रुपए आए, 100 रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए, इंक्लूडिंग एसआईपी, लमसम इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए आए। अब इसमें से कुछ रिडेम्पशन भी होगा, बिकॉज कई लोगों को इमरजेंसी फंड चाहिए होगा, कई लोगों को प्रॉफिट बुक करना होगा, तो कुछ लोग रिडीम भी करेंगे। तो सपोज करिए 100 रुपए टोटल पैसा आया इंडस्ट्री के अंदर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, एंड उसमें से 30 रुपए या 40 रुपए लोगों ने विड्रॉ कर लिया, तो नेट कितना बचा? 60 रुपीज। तो नेट फ्लो यही होता है कि नेट पैसा एक सर्टेन पीरियड में कितना आया इंडस्ट्री के अंदर। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जो नेट फ्लो आया है इस क्वार्टर में, उसमें 85% की ग्रोथ हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो हम न्यूज में भी सुनते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी एग्रेसिवली पिछले 3-4 सालों से म्यूचुअल फंड में पैसा लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। वही ये डेटा भी हमें क्लियरली शो कर रहा है।
देन कंपनी कह रही है कि ये जो लगातार जो उनकी ग्रोथ आ रही है क्लाइंट फैमिलीज में, मतलब हर क्वार्टर में काफ़ी हेल्दी रेट से वो अपने क्लाइंट को बढ़ा रहे हैं, क्लाइंट बेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि मार्केट में आनंद राठी की सर्विस के ऊपर, उनके प्रोडक्ट के ऊपर, उनके रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा भरोसा है, एंड लोग चाहते हैं कि आनंद राठी के साथ हम अपना वेल्थ मैनेज करें, हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें। उनकी एक्सपर्टीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है इन्वेस्टर्स को। देन कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस को लेकर के। सो आनंद राठी के बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें पहला है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में ये एच एन आईज, अल्ट्रा एच एन आईज को सर्विस देते हैं, उनका पूरा पैसा मैनेज करते हैं। तो कंपनी कह रही है कि ये जो स्पेस है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, ये जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, एंड इसमें अगले बहुत सालों तक एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे अवेलेबल है। सो यही रीजन है कि मैंने भी आपको कहा था कि आप जरूर इसका कौन कौन इन्वेस्टर पीपीटी स्टडी करिएगा, बिकॉज इस पूरे सेक्टर में एक तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, आपको कुछ बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, सिंपल बिजनेस मॉडल है, बहुत इजीली समझ आएगा, एंड उस पे से अगले 10-15 साल के लिए ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा स्ट्रांग है पूरी इंडस्ट्री की। सो कंपनी वही कह रही है कि अंडर सर्व्ड मार्केट है। अंडर सर्व्ड क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एच अगर आप इंडिया में देखोगे, जो कि इन कंपनीज के टारगेट कस्टमर्स होते हैं, वो हर साल बहुत ही फास्ट रेट से ग्रो कर रहे हैं। एच की ग्रोथ हमारे यहाँ पे 15-16% से हो रही है हर साल, एंड ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 5-6 साल तक ये कंटिन्यू रहेगा। यानी इस सेक्टर के अंदर जो कस्टमर्स हैं, जो टारगेट कस्टमर हैं, वो ही हर साल 15-16% से बढ़ रहे हैं। वीजा वीज उनको सर्व करने वाली जो कंपनीज हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज हैं, कुछ ही कंपनीज हैं जो एक एक ऑर्गेनाइज वे में है, एक बड़े पैन इंडिया प्लेयर हैं। सो कंपनीज बहुत ही कम है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, अंडर पेनेट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है सेक्टर के अंदर। सो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आउटलुक को लेकर के। देन इनका दूसरा सेगमेंट है डिजिटल वेल्थ सेगमेंट। अब प्राइवेट वेल्थ में क्या करते हैं, ये एच को टारगेट करते हैं जिनका पोर्टफोलियो 5 करोड़ से स्टार्ट होता है, सो 50 करोड़ से 100 करोड़ तक जाता है। डिजिटल वेल्थ में ये क्या करते हैं, मासेस को कैटर करते हैं, जो किसी का 5 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, सो उनको ये टारगेट करते हैं, लेकिन डिजिटली। अब एच को आप डिजिटली तो कैटर कर नहीं सकते, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर जो है, अगर वो मार्केट में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो किसी किसी ऑनलाइन पे तो करेगा नहीं, उसको कोई पर्सन चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़ा अमाउंट है उसके लिए। सो ऑब्वियसली उसको कोई पर्सन चाहिए, फिजिकली वो मिलेगा, पूरा वेरिफिकेशन करेगा कि कंपनी कितना कितना ट्रस्टवर्दी है, इनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। तो ये सारी चीजें वो एच को प्रोवाइड करते हैं। वीजा वीज जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, जो मासेस हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का जिनका पोर्टफोलियो है, उनको ये डिजिटली यही सेम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च सारा सेम रहता है, इसमें ये नए नए फीचर ऐड कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पोर्टफोलियो रियल टाइम पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग ऐड किया है, एंड एक्सेस टू हाई क्वालिटी प्राइवेट वेल्थ। मतलब जो रिसर्च ये अपने प्राइवेट वेल्थ वाले कस्टमर्स को देते हैं, एच कस्टमर को, वही सेम रिसर्च जो है वो ये जो रिटेल सेगमेंट है, जो मासेस है, इनके लिए भी यही सेम प्रोडक्ट, सेम रिसर्च इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एजुकेशन बहुत सिंपल है, सो यही वो ही मॉडल है, बट ये डिजिटली कर रहे हैं इसमें। देन इसके बाद इनका एक तीसरा मॉडल है OFA। सो OFA है बेसिकली ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर। ये काफी हद तक मिलता है, जैसे प्रूडेंट का जो मॉडल है, प्रूडेंट का जो बिजनेस मॉडल है, वो क्या करता है कि उसने एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को। वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उसका वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अपने क्लाइंट का पूरा बैक ऑफिस मैनेज करते हैं, एंड इसके अगेंस्ट में प्रूडेंट जो है वो कुछ कमीशन चार्ज करता है उनके टोटल AUM के ऊपर। आनंद राठी का भी मॉडल पूरा वैसा ही है, बट इसमें इनका सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट है बाकी सारी कंपनी से। आनंद राठी बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस में रन करता है ये OFA वाला मॉडल। सो जैसे हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे ही आनंद राठी क्या करता है, ये जो IFA होते हैं, IFA बेसिकली इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब कोई किसी कंपनी के साथ जुड़ा नहीं है, उसके खुद के कुछ पर्सनल क्लाइंट हैं, उनको वो म्यूचुअल फंड सेल करता है, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करता है। अब वो खुद से अगर वेबसाइट बनाएगा, पूरा टेक्नोलॉजी लेगा, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो IFA क्या करते हैं, ऐसी किसी कंपनी के साथ में टाई अप कर लेते हैं जो उनको पूरा बैक ऑफिस मैनेज करके देता है, क्लाइंट अपना ऐप वगैरह लॉग इन करके देख सकता है, अपना पोर्टफोलियो देख सकता है, आनंद राठी उस पर अपना रिसर्च भी शो करता है, रिसर्च भी उसका यूज कर सकते हो उस कंपनी का। सो ये सारी सर्विसेज IFA उन कंपनीज की लेते हैं, बट आनंद राठी क्या करता है, कमीशन नहीं लेता उनके AUM पे, आनंद राठी उनको सब्सक्रिप्शन बेचता है। सो एनुअली आपका कोई सब्सक्रिप्शन फी होगा, वो इन IFA को, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को, आनंद राठी को पे करना है। तो आनंद राठी का ये OFA वाला मॉडल
लगभग वैसा ही है जैसे प्रूडेंट का है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम अलग है। बिकॉज प्रूडेंट जो है वो कमीशन चार्ज करता है, आनंद राठी जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस पे अपनी सर्विसेज को देता है। बट ये दोनों ही बिजनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इनके लिए। इनका मेन बिजनेस जो है वो वही प्राइवेट वेल्थ वाला ही है अभी तक। मोस्टली रेवेन्यू उनका वहीं से आता है। इन दोनों सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रही है, एफर्ट डाल रही है अभी, बट अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ इन दोनों ही सेगमेंट से नहीं आता है कंपनी के लिए। सो मेन फोकस इनका वही है। देन आनंद राठी क्योंकि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये एक मॉडल पोर्टफोलियो रन करते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो में बेसिकली इनके 14 स्कीम्स हैं, 14 म्यूचुअल फंड के स्कीम है। अब ये जो इनका मॉडल पोर्टफोलियो है, इसने निफ्टी को लास्ट 9 मंथ्स में, अप्रैल से लेके दिसंबर के बीच में, इन 9 मंथ्स में निफ्टी को इन्होंने 14% से बीट किया है। मतलब सपोज निफ्टी का रिटर्न अगर 10% रहा है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर, तो आनंद राठी का जो पोर्टफोलियो है, जो म्यूचुअल फंड उन्होंने चूज किया है, उसने 24% रिटर्न जनरेट करी है एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करें। सो यहाँ पे क्या चीज शो हो रही है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, सर्विस तो अच्छा है ही, लेकिन रिसर्च पे भी काफी ज्यादा काम करती है कंपनी। दैट इज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर को तो रिटर्न तो चाहिए। जिनका पैसा आप मैनेज कर रहे हो, अगर आप उनको सिर्फ सर्विस ही देते देते रहोगे, रिटर्न नहीं दोगे, तो वो कब तक ही आपके साथ स्टे करेंगे। सो वहाँ पे रिटर्न उनको मिल रहा है। ये चीज़ शो कर रही है कि कंपनी जो रिसर्च करती है, जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट करती है, वो काफ़ी काफ़ी अच्छे से करती है। रिसर्च प्रोसेस इनका अच्छा है, एंड इन्वेस्टर्स का रिटर्न भी बनता है इनके इनके रिसर्च के ऊपर। देन इनके अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट है। सो सबसे मेन प्रोडक्ट है आनंद राठी का म्यूचुअल फंड। अपने क्लाइंट का 50% से भी ज़्यादा पैसा जो है वो ये म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हैं। इसके अलावा एमएलडी है, मार्केट लिंक डिवेंचर, उसके अंदर डालते हैं। मार्केट लिंक डिवेंचर आनंद राठी बहुत यूज़ करता है। सो ये दो इनके मेन प्रोडक्ट है। एक तीसरा इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है अदर प्रोडक्ट। सो आनंद राठी ने उसको एक्सप्लेन किया है। अदर प्रोडक्ट जो है उसमें क्या है, सो बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट एग्री करता है आनंद राठी के साथ कि इनके स्ट्रैटेजी को वो एग्री करता है कि हम इस स्ट्रैटेजी से अपने अपने इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाएंगे, एंड जब वो ऑनबोर्ड हो जाता है आनंद राठी के प्लेटफॉर्म पे, तो ये कंपनी क्या करती है, जो उस इन्वेस्टर का पुराना पोर्टफोलियो है, पुराना पोर्टफोलियो हमारा सबका होता है, पहले का कोई हमने म्यूचुअल फंड किया हुआ है, कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, कुछ पीएमएस में इन्वेस्ट किया है, तो वो जो पुराना पोर्टफोलियो है इन्वेस्टर का, वो आनंद राठी अपने कस्टडी में ले लेती है। एंड देन ग्रेजुअली जैसे इन्हें लगता है आने वाले टाइम में, अगले 3 महीने 6 महीने में हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कुछ पैसा वो इक्विटी में डालते हैं। जहां उन्हें लगता है कि हमें एमएलडी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो एमएलडी में यूज करते हैं। सो वो ग्रेजुअली आने वाले टाइम में उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो अदर प्रोडक्ट है, इनके टोटल एयूएम का, ये पहले 12% हुआ करता था, अब इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर के 15% हो गया है। तो कंपनी क्या कह रही है बेसिकली, कि ये पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये हमें ये शो कर रहा है कि अभी ये जो 15% पैसा है हमारे एयूएम का, इसको तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। ये तो अभी जस्ट ऐसे ही पड़ा है, हमारे कस्टडी में है, हमने इसको कहीं लगाया नहीं है, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है। एंड बिना इसको यूज किए ही हमारी ग्रोथ कितनी है, 30% से ज्यादा। तो आने वाले टाइम में अगर हम बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटली पैसा नहीं भी उठाते हैं इन्वेस्टर से, स्टिल हमारे पास ये 15% एयूएम का हमारा पड़ा है, जो हम आने वाले क्वार्टर में यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए, कि इनका जो अदर प्रोडक्ट है, जो ये अपने कस्टडी में लेते हैं क्लाइंट का पुराना इन्वेस्टमेंट, वो 15% हो गया है 12% से। इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्लाइंट तो बढ़े ही हैं, एंड कंपनी के पास ऑलरेडी अगले कुछ क्वार्टर्स में फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा बकेट ऑलरेडी तैयार है। देन कंपनी का बेसिकली कहना है कि एक्चुअली आनंद राठी का जो बिजनेस प्रिंसिपल है, वो पर्सनली मैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ उससे, बिकॉज बहुत सिंपल प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं। सो कंपनी क्या कह रही है कि हम अननेसेसरी कोई ऐसी चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते जो 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 कि हमारे क्लाइंट के प्रॉफिटेबिलिटी को हार्म करे। हमारे पास ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। हम 2-3 ही प्रोडक्ट में काम करते हैं, एंड उससे हमारे क्लाइंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। सो हम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो को। और जो इनका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, जिसको ये एमएलडी जो इनका है, उसमें ये अननेसेसरी कोई नया इनोवेशन करने को अभी नहीं देख रहे हैं। 10 साल से ये सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, उस पर क्लाइंट को अच्छा रिटर्न बन रहा है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। तो कंपनी आनंद राठी क्या कह रहा है कि हम अननेसेसरी कोई नया इनोवेशन करने को अभी इसमें नहीं देख रहे हैं। 2013 से एक्चुअली ये इसी प्रोसेस के साथ में काम कर रहे हैं। देन एयूएम की जो ग्रोथ है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है आनंद राठी का, वो उसमें बैलेंस काफ़ी अच्छा है। क्योंकि फ्रेश पैसा जो आया है वो 5620 करोड़ आया है इनके पास इस क्वार्टर में। तो फ्रेश पैसा भी आया है, प्लस साथ में जो मार्क टू मार्केट गेन है। मार्क टू मार्केट गेन क्या होता है, सपोज आपके पास जो टोटल एयूएम है वो 100 रुपए का है,
अब उस 100 रुपए पे 20% का रिटर्न बन गया, निफ्टी ने रिटर्न दे दिया 20%, तो वो 100 रुपए कितना हो गया, 120 रुपीज। तो वो जो 20 रुपीज है वो मार्क टू मार्केट गेन है। तो इनका मार्क टू मार्केट गेन कितना रहा इस क्वार्टर में, 10,260 करोड़। तो इससे क्या चीज हमें पता चल रहा है कि कंपनी का जो पुराना एयूएम है वो भी बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर कर रहा है, प्लस कंपनी फ्रेश पैसा भी मार्केट से बहुत हेल्दी वे में उठा पा रही है। ये एक बैलेंस बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो उनके टोटल एयूएम का 73% जो है वो पुराने क्लाइंट से आता है और 27% जो है वो फ्रेश क्लाइंट से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, या मोस्टली इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज के लिए जो जो क्लाइंट का पैसा मैनेज करते हैं। बिकॉज अगर इस बिजनेस मॉडल में पुराने क्लाइंट आपके छोड़ के जा रहे हैं, नए क्लाइंट अच्छे रेट पे आपके पास आ नहीं रहे हैं, वो बहुत ही स्लो ग्रोथ है, तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस जो है वो 5-7-10% मीडियोकर एवरेज बिजनेस बन के रह जाएगा। अगर आपको कंसिस्टेंटली इंडस्ट्री लेवल की ग्रोथ अचीव करनी है या इंडस्ट्री से भी ज्यादा ग्रोथ अचीव करनी है, मतलब कि 20-25% की ग्रोथ अगर आपको सस्टेन रखनी है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पुराने क्लाइंट है वो भी रिटेन रहे आपके साथ ताकि उसका एयूएम ग्रोथ होता जाए। दूसरा, जो फ्रेश क्लाइंट है उनको भी आप कंसिस्टेंटली ऐड करते जाओ सिस्टम में, पुराने क्लाइंट से फ्रेश पैसा लेते जाओ अपने अपने एयूएम के अंदर, तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ बनती है। सो वो आनंद राठी बहुत अच्छे से कर पा रहा है, इसीलिए आप देखते हो कि इनका रिटेंशन रेट भी अक्रॉस द इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा हेल्थी है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेटा इन्होंने शेयर किया है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। सो कंपनी क्या कह रही है कि ऐसा परसेप्शन है कि एसआईपी में, सॉरी, म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फ्लो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम भी ये 2-3 साल से न्यूज के अंदर लगातार सुनते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले 3-4 साल में काफी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू। स्टॉक्स के थ्रू तो कर ही रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा ग्रोथ आया है पिछले 3-4 साल के अंदर। तो इसमें आनंद राठी क्या डेटा शो कर रहा है कि अगर आप लास्ट 9 मंथ्स का डेटा देखोगे, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का अगर आप डेटा देखोगे, तो एसआईपी के थ्रू जो मार्केट में पैसा आया है एसआईपी के थ्रू, वो है टोटल 1,41,000 करोड़, 1.41 लाख करोड़, 1,41,000 करोड़ टोटल पैसा आया है एसआईपी के थ्रू लास्ट 9 मंथ्स में। अब कंपनी कह रही है, और टोटल टोटल इंडस्ट्री में कितना पैसा आया है, टोटल पैसा आया मतलब एसआईपी और लमसम दोनों मिला के कितना पैसा आया है, 1,12,000 करोड़। सिर्फ एसआईपी के थ्रू आया है 1,41,000 करोड़, और टोटल पैसा आया है 1,12,000 करोड़, मतलब दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 29,000 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एसआईपी नहीं होती, अगर एसआईपी वाला सिस्टम नहीं होता इंडिया में, तो जो नेट फ्लो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो -29,000 करोड़ होता। सो ये बेसिकली आपको एसआईपी की इंपॉर्टेंस शो कर रहा है ये डेटा, कि एसआईपी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल में जब हम सुनते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का फ्लो इतना ज्यादा बढ़ गया है पिछले 3-4 साल में, उसका यही मतलब है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, एक्चुअल रिटेल इन्वेस्टर जो 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, जो 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं, जो 10-10 हजार की एसआईपी कर रहे हैं, ये ऐसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं पिछले 3-4 साल के अंदर, स्पेशली कोविड के बाद। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आज आप देखते हो कई बार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो सेल करते हैं, उनका 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 सेलिंग बढ़ता है इंडियन मार्केट में, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होती है। पहले के टाइम पे अगर वो थोड़ा सा भी सेलिंग करते थे तो हमारी मार्केट बहुत इजीली 5%-7% करेक्ट हो जाती थी। बट आज हमने बार बार देखा है पिछले 3 साल के अंदर कि जब जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने बेचा है, तब तब रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को सपोर्ट किया है। रिटेल इन्वेस्टर काफी मैच्योर हुए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर। पहले वो सीधे जैसे देखते थे कि करेक्शन हुआ है मार्केट में, वो अपनी एसआईपी बंद कर देते थे, फ्रेश पैसा डालना बंद कर देते थे। बट अब ये मैच्योरिटी हुई है रिटेल इन्वेस्टर की, कि उनको पता चला है कि अगर मार्केट में करेक्शन आया है तो ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, बिकॉज अगर अभी मैं इन्वेस्ट करूंगा तो जो जो एनएवी है वो मुझे सस्ते रेट पे मिलेगी, एंड लॉन्ग टर्म में मेरा वेल्थ और अच्छे रेट से कंपाउंड होगा। सो मेच्योरिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, एंड ये एसआईपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, बिकॉज इसी से हमें यह समझ आता है कि जो नेट फ्लो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो पॉजिटिव है। 1,12,000 करोड़ का नेट फ्लो रहा है इंडस्ट्री का। देन इसमें आनंद राठी क्या कह रहा है कि जब जब ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री का फ्लो जो है वो नेगेटिव हुआ है, तब तब हमारा फ्लो पॉजिटिव हुआ है। मतलब क्या है, मतलब ये है इसका कि टोटल रिटेल इन्वेस्टर्स ने कई बार ऐसा हुआ है कि ज्यादा पैसा निकाला है बजाय कि डाला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, लेकिन आनंद राठी के क्लाइंट ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि ज्यादा पैसा निकाला हो। इनका रिडेम्पशन हमेशा नॉर्मल रहता है, और इनके जो क्लाइंट है
वो हमेशा एडिशनल पैसा डालते रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। सो ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है मार्केट लीडर के लिए। ये हमने एंजल वन के केस में भी डिस्कस किया है बार बार कि जब जब पूरी इंडस्ट्री का डीमैट अकाउंट नंबर कम जाता है, वहां पे एंजल वन का डीमैट अकाउंट, फ्रेश डीमैट अकाउंट जो खोलते हैं वो और ज्यादा ग्रो कर जाता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मार्केट लीडर की, बिकॉज मार्केट लीडर वही होता है जो इंडस्ट्री से भी अच्छा परफॉर्म करे। सो ये आनंद राठी में भी हमें क्लियरली दिखता है कि जब जब पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नंबर कम जाता है, उस टाइम पे भी आनंद राठी का म्यूचुअल फंड का जो नंबर है वो बहुत हेल्दी रेट से ग्रो करता है। देन इसके बाद कंपनी कह रही है, सो बेसिकली तीन चीजें हैं जो हेल्प करती है आनंद राठी को मार्केट शेयर गेन करने में। सबसे पहला क्या है, चॉइस ऑफ फंड। चॉइस ऑफ फंड मतलब क्या हुआ कि आप फंड को बहुत अच्छे से चूज करते हो, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, उसका फंड मैनेजर कौन है, उस फंड की फिलॉसफी क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो जब आप फंड चूज करते हो अपने इन्वेस्टर के लिए, सबसे पहला स्टेप तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि फंड अगर आप अच्छा चूज करते हो तो उससे क्या होता है, मार्क टू मार्केट गेन मिलता है आपको। मतलब क्या, मतलब अगर आपने एक अच्छा फंड चूज किया है अपने इन्वेस्टर के लिए, उसका पैसा एक अच्छे फंड में डाला है वेल रिसर्च करके, तो उसमें सपोज अगर निफ्टी रिटर्न दे रहा है 10% और आपने जो जिस फंड में पैसा डाला है वो रिटर्न दे रहा है 15%, तो आप 5% का अल्फा जनरेट कर रहे हो निफ्टी के ऊपर। सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर उससे बहुत ज्यादा खुश होगा। एंड कल को अगर अगर अभी आज वो आपसे आपके साथ में सिर्फ 10% इन्वेस्ट कर रहा है अपने टोटल नेटवर्थ का, तो कल को आपकी अच्छी सर्विस देख के, आपका अच्छा प्रोडक्ट देख के वो आपके साथ 20% इन्वेस्ट करेगा। सो वो फ्रेश फ्लो आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, नेट फ्लो। नेट फ्लो वही है कि कम कम पैसा निकले आपके टोटल एयूएम से और ज्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट करें। सो नेट फ्लो आपको मेंटेन करना है। तो कंपनी क्या कह रही है आनंद राठी कि पहला तो अगर आप अच्छा फंड चूज करते हो वो इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि नेट फ्लो होना चाहिए, मतलब कि एक पीरियड के अंदर आपके पास ज्यादा पैसा आना चाहिए एयूएम में और बहुत कम ऐसा होना चाहिए जो कि रिडीम करे, आपके क्लाइंट जो है वो रिडीम कम करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो तीसरी चीज होगी, तीसरी चीज क्या होगी, एयूएम ग्रोथ। मतलब जो आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हेल्दी रेट से ग्रो करेगा। वही आनंद राठी करते आ रहा है। अगर आप इनका लास्ट 5 ईयर का कैगर भी देखोगे तो 20% से ज्यादा की एयूएम ग्रोथ रही है इनकी कंसिस्टेंटली। अभी लास्ट कुछ क्वार्टर से तो 30% से भी ज्यादा है। एंड रेवेन्यू भी इनका यही 25-30% पे कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। सो ये तीनों चीजें कंपनी बहुत अच्छे से कर पा रही है। यही रीजन है कि इनका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है एंड धीरे धीरे इनकी पूरे इंडस्ट्री के अंदर लीडरशिप भी बढ़ रही है। इसके बाद कंपनी कह रहा है कि जो इनका ओएफए वाला मॉडल है, ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर, सो अभी इसमें इनके पास टोटल 5600 आईएफए हैं। आईएफए वही इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, ये टोटल 5600 है और 1,20,000 करोड़ का एयूएम ये मैनेज करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट लगता है वैसे, अगर आप इसको कंपेयर करो प्रूडेंट के साथ में, तो प्रूडेंट का जो मॉडल है, प्रूडेंट क्या करता है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये सारी टेक्नोलॉजी वाली सर्विस देता है और उसके अगेंस्ट में उनके कमीशन में से कुछ पार्ट लेता है। जो म्यूचुअल फंड हाउसेस उनको उनके एयूएम पे जो कमीशन देती है उसके अगेंस्ट में कुछ वो पार्ट लेता है उसका। प्रूडेंट का एडवांटेज क्या है कि सपोज आज एक आईएफए का एयूएम जो है वो 100 करोड़ है और कल को वो बढ़ करके 150 करोड़ हो जाता है, तो इससे प्रूडेंट का क्या फायदा होगा कि उसका कमीशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आज उसको 100 करोड़ पे कमीशन मिल रहा है, कल उसको 150 करोड़ पे कमीशन मिलेगा। तो अगर उसको 0.5 भी मिल रहा है तो 50,000 से सीधे कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए। तो ये एडवांटेज है प्रूडेंट के पास में। आनंद राठी का क्या मॉडल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में अभी इनके पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि कल को अगर आपके आईएफए का एयूएम 100 करोड़ से 150 करोड़ हो जाता है तो आप उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करोगे। ऐसा कोई अभी स्कीम है नहीं आनंद राठी के पास, ये कंपनी क्लियरली कह रही है। सो इनका फिक्स फी है जो ये एनुअली चार्ज करते हैं, चाहे क्लाइंट आज 100 करोड़ मैनेज कर रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कल को 200 करोड़ भी कर ले तो भी उसकी जो फी है वो सेम ही रहेगी। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इस वाले बिजनेस में, जो इनका ओएफए वाला बिजनेस है। अभी कंपनी इस पे काम कर रही है, ये क्लियरली कह रहे हैं कि आप इसको बहुत ज्यादा मतलब कंसीडर मत कर लिए हमारे पूरे बिजनेस पार्ट में। मेन बिजनेस हमारा वही प्राइवेट वेल्थ का ही है। अभी इन दोनों बिजनेस पे हम काम कर रहे हैं एंड ग्रेजुअली हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे इसको स्केल किया जाए। देन आनंद राठी का हमेशा से वही कंपनी वही कह रही है कि हमारा हमेशा से क्लियर रहता है कि हम अंडर कमिट करें एंड ओवर डिलीवर करें। एंड कंपनी ने आईपीओ के टाइम पे ही ये चीज कन्वे करी थी कि इनका जो मेन बिजनेस है वो प्राइवेट वेल्थ का है और जो बाकी के दो बिजनेस हैं वो अभी जस्ट ग्रोइंग स्टेज में है
और कंपनी उन पे एफर्ट डाल रही है, फाइंड आउट कर रही है कि क्या स्केलेबल मॉडल हो सकता है। सो मैनेजमेंट आपको कोई शुगर कोटिंग करके नहीं दे रहा है कि नहीं नहीं हमारे पास तीन तीन सेगमेंट हैं, सो तीनों सेगमेंट में इतनी ग्रोथ आ सकती है, हमारा हमारा जो आउटलुक है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। कोई शुगर कोटिंग नहीं है, सिंपली ऑनेस्टली आपको बता रहा है कि मेन बिजनेस हमारा प्राइवेट वेल्थ ही है। बाकी दोनों बिजनेस को आप बिल्कुल जीरो कंसीडर करिए, बिकॉज उसमें हम अभी एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं, नई नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि उसको आगे कैसे स्केलेबल किया जाए। अभी के लिए आप मेन फोकस हमारा प्राइवेट वेल्थ पर ही लेके चलिए। इसके बाद कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है इस क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, सॉरी कम हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एम्प्लॉय कॉस्ट इनका थोड़ा सा कम हुआ है। देन कंपनी की हायरिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है? सो आनंद राठी क्या करता है बेसिकली, जो 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 छोटे छोटे सिटीज हैं उनमें जो छोटी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होती है जिनका साइज बहुत छोटा होता है, उन कंपनी से जो बेस्ट टैलेंटेड लोग होते हैं उनको वो हायर करती है। बिकॉज वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उनका वो छोटी कंपनीज हैं तो ज्यादा टेक्नोलॉजी तो यूज कर नहीं सकती ऑब्वियसली। तो कंपनी क्या करती है, उन कंपनीज से ऐसे एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करती है, ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करती है जो बिना टेक्नोलॉजी के हेल्प के अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अच्छी रिसर्च दे रहे हैं, एंड टाइम टू टाइम उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सो ऐसे एम्प्लॉयज को वो हायर करती है, आइडेंटिफाई करती है, एंड मिनिमम वो एम्प्लॉय जो है वो अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिनिमम उसने 5 से 6 साल स्पेंड किया होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंटीग्रिटी शो करता है एक एम्प्लॉय की। सो इनका हायरिंग प्रोसेस भी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए आप देखोगे कि ज्यादा एम्प्लॉय इनको छोड़ के नहीं जाते, मतलब इनका क्लाइंट रिटेंशन तो अच्छा है ही, बट इसके साथ में एम्प्लॉय रिटेंशन भी बहुत अच्छा है आनंद राठी का। देन अगेन ये फिलॉसफी मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली अच्छी लगती है कंपनी की। सो कंपनी का कहना क्या है कि वैसे तो डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ओवर रेटेड है इंडस्ट्री के अंदर, मैं ये पर्सनली भी मानता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है इन्वेस्टिंग के अंदर, बट हमें ये समझना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। सपोज अगर हम बात करें, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है? वेल्थ क्रिएशन। हमारी वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर अगर हमें वेल्थ क्रिएट करना है तो उसका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? सही स्ट्रेटेजी क्या होगी कि आप अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाओ। मतलब क्या, अगर आपके पास 100 रुपए है तो वो 100 रुपए आप ऐसे एसेट क्लास में लगाओ जो अगले 10-15 साल में आपको आपके लिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न क्रिएट करके दे, आपके लिए एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे। एंड वी ऑल नो वो क्या है, वो है इक्विटी। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो चांसेस बहुत हाई है कि अगर हम अच्छी रिसर्च करें, अच्छे से बिजनेस को स्टडी करें, तो चांसेस बहुत हाई है कि अगले 10-15 साल में हम सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ में कि वो स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो म्यूचुअल फंड भी करेंगे, वो एसआईपी भी करेंगे, वो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करेंगे, वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे, वो एसजीबी में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप अपने पोर्टफोलियो को इतनी 20-25 जगह ऐसे ऐसे इतना ओवर डाइवर्सिफाई कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा मिनिमल हो जाएगा, एंड आप 10 साल 20 साल मार्केट में इन्वेस्ट करके रह जाओगे लेकिन कुछ खास वेल्थ आपका क्रिएट होगा नहीं। सो ये किस वजह से होता है? जब हम डाइवर्सिफिकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे देते हैं और ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो आनंद राठी भी वही कह रहा है कि वेल्थ मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे तो 20-21 प्रोडक्ट होते हैं, बट हम जो हैं हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट के साथ में काम करते हैं अपने क्लाइंट के साथ। पहला है म्यूचुअल फंड, दूसरा है एमएलडी। और हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम बहुत इजीली निफ्टी से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर देते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो और हमारे क्लाइंट को चाहिए क्या? यही चाहिए कि 12 से 14% उनका पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहिए, और ये हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट से ऑलरेडी करके देते हैं अपने क्लाइंट को। तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम अननेसेसरी 10-15 प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को चेपे, जबरदस्ती उन्हें क्रॉस सेल करे, अपसेल करे, जस्ट अपनी एक्सपर्टीज शो करने के लिए। बिकॉज हमारे लिए मैटर क्या करता है कि क्लाइंट का रिटर्न बनना चाहिए, एंड वो इन 2 प्रोडक्ट से हम बहुत अच्छे से मैनेज डिलीवर कर पा रहे हैं। जब हमें ऐसा कोई डेटा दिखेगा कि हम जरूरत है कि हम अपने क्लाइंट को 3-4 प्रोडक्ट और ऐड करें, तब हम कंसिडर करेंगे कोई और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। बट लास्ट इतने सालों तक हमें आज तक ऐसा कुछ भी डेटा नहीं मिला है कि हम कोई और प्रोडक्ट ऐड कर देंगे तो क्लाइंट का रिटर्न बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली हमें हमारे क्लाइंट को 12 से 14% रिटर्न डिलीवर करके देना है, एंड हम वो इन 2 प्रोडक्ट के साथ में बहुत ईजिली बहुत अच्छे से करके दे रहे हैं। सो वही कंपनी कन्वे कर रही है। एंड इनका कहना है कि ऐसी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास जो 15-15, 20-20 प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, बट वो हमारे साथ नहीं करते, किसी और कंपनीज के साथ करते हैं। हमारे साथ में उनका 2 ही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट है, बाकी कंपनीज के साथ में वो 15-20 प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आनंद राठी कह रहा है कि एंड यहाँ पे हमें कोई रिग्रेट नहीं है कि वो एयूएम हमारा जा रहा है, मतलब वो 15-20 प्रोडक्ट वो हमारे साथ ही कर लें, ऐसा हमें कोई रिग्रेट नहीं है। हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है क्लाइंट के साथ में वो बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि हम आपका वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं,
एंड हमारे व्यू पॉइंट में ये दो प्रोडक्ट हैं जो आपको जितना रिटर्न आपको चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर क्लाइंट को लगता है कि उन्हें और 10-15 प्रोडक्ट चाहिए तो वो बेचने के लिए तो और एडवाइजर हैं, ब्रोकर हैं, बहुत सारे लोग हैं। सो पूरी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम यही है। 99% जो एडवाइजर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनका उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो क्लाइंट को अननेसेसरी हर एक एनएफओ देंगे, हर एक प्रोडक्ट में लेके आएंगे, हर एक एआईएफ लेके आएंगे, पीएमएस लेके आएंगे, जबकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली रिटर्न तो उतना ही देना है क्लाइंट को, 12 से 14%। तो अगर वही रिटर्न आपका सिंपल प्रोडक्ट से भी बन सकता है तो हम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कर रहे हैं? सो ये प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छा लगता है आनंद राठी का। दैट इज अ रीजन कि मैं इस कंपनी को बहुत बहुत रिगरसली ट्रैक करता हूँ, बिकॉज काफी ज्यादा लर्निंग्स मिलती है आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में। सो कंपनी वही चीज यहाँ पे कन्वे करी है कि उन्हें ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट लगती नहीं है कि क्लाइंट को और ज्यादा प्रोडक्ट उन्हें ऐड करवाना चाहिए। देन इसके बाद अभी इंडस्ट्री में बेसिकली बात चल रही है कि जो सेबी है वो कमीशन कम कर सकता है। तो आनंद राठी इस पे क्या कह रहा है कि ऐसा बहुत कम गुंजाइश लगती है कि कमीशन कम करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स का सेबी, बिकॉज कमीशन ऑलरेडी काफी कम हो चुका है। लेकिन जो कट हो सकता है कमीशन वो कहाँ पे हो सकता है? नंबर वन, एनएफओ पे। सो एनएफओ, जब भी मार्केट में कोई नया एनएफओ आता है तो आप देखते हो कि टीवी एडवर्टीजमेंट, टीवी में बहुत ज्यादा ऐड आता है, मार्केटिंग बहुत ज्यादा की जाती है। अगर आपका कोई ब्रोकर है, एडवाइजर है, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा फोर्स करता है कि ये एक नया एनएफओ आया इस कंपनी का, इसका ये एडवांटेज है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये क्यों होता है? बिकॉज एनएफओ अगर कोई एडवाइजर या कोई ब्रोकर आपको सेल करता है तो उस पर कमीशन ज्यादा मिलती है कंपेयर टू अ पुराना फंड। अगर कोई पुराना फंड आपको सेल कर रहा है उसमें कमीशन कम होती है, लेकिन जब भी कोई नया एनएफओ आता है उसमें कमीशन ज्यादा मिलती है ब्रोकर्स को, एडवाइजर्स को। इसीलिए आपको फोर्स किया जाता है, टीवी में बार बार दिखाया जाता है, इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करी जाती है क्योंकि उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है। तो आनंद राठी क्या कह रहा है कि अगर कमीशन कहीं कम होने की जो थोड़ी बहुत बात हो भी रही है तो वो पॉसिबिलिटी है कि एनएफओ पे जो अभी तक बहुत हैवी कमीशन मिलता है एडवाइजर्स को, वहां पे से भी थोड़ा सा कट लगा सकता है। पहली पॉसिबिलिटी वो है। दूसरा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? B30। सो B30 क्या होता है? जो ये बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, जैसे सपोज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या कहती है कि जो एडवाइजर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो B30 सिटीज से, B30 बेसिकली टीयर 1 सिटी के बाहर के जो सिटी होते हैं, मेट्रो टीयर 1 सिटीज के जो बाहर के सिटीज होते हैं, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, टीयर 5 सिटी, ये जो छोटे छोटे सिटीज होते हैं, विलेजेस होते हैं, यहां से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जितना ज्यादा ईयूएम लेके आएगा उसको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक एडवाइजर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि दिल्ली से एक एक म्यूचुअल फंड लेके आया, उसने दिल्ली से एयूएम क्रिएट किया, एंड उसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बरेली से एयूएम क्रिएट किया। सो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उसको दिल्ली वाले एयूएम पे कम कमीशन देगी, लेकिन जो बरेली में उसका जो एयूएम वो लेके आया उस पर उसको ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो ये एक सिंपल सा फ्लो। वैसे इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो म्यूचुअल फंड कंपनी का पर्पस क्या है कि आप जो टीयर 5 सिटीज में हैं उन क्लाइंट्स को भी आप इंगेज करिए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में लेकर के आइए, उनको भी हेल्प करिए वेल्थ क्रिएशन में। तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। बट कंपनी का कहना क्या है कि अगर सेबी कहीं पे कमीशन कट करेगा भी तो इन दो जगह पे कर सकता है। पहला है एनएफओ और दूसरा है ये B30 वाला। एंड आनंद राठी क्या कह रहा है कि हमने जब से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से हमने आज तक एक बार भी कोई भी एनएफओ नहीं सेल किया है और ना ही हम B30 करते हैं, मतलब इस तरीके की चीजों में हम इन्वॉल्व भी नहीं है। सो आपको प्रिंसिपल समझ आता है, बेसिकली फिलॉसफी समझ आती है, ट्रांसपेरेंसी समझ आती है कंपनी की कि कितना क्लियर उनका मोटो है कि हमें कोई हायर कमीशन लेने के लिए एनएफओ सेल नहीं करना है अपने क्लाइंट को, कोई हमें अननेसेसरी अपनी एक्सपर्टीज शो करने के लिए कोई पीएमएस, कोई एआईएफ, कोई और जो जितने 20 तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्रॉस सेल नहीं करना है अपने क्लाइंट को। बिकॉज हमें पता है हमारे क्लाइंट को चाहिए 12 से 14% का रिटर्न, एंड वो ऑलरेडी हम दो प्रोडक्ट के साथ में पिछले 10-15 साल में बहुत अच्छे से हमने डिलीवर किया है। सो जब तक हमें कोई ऐसा डेटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल जाता कि अगर हम कोई और प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो क्लाइंट का रिटर्न और बढ़ सकता है, तब तक हमें कोई नीड नहीं है कि हम क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है उसको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करें। तो कंपनी क्या कह रही है कि अगर कमीशन कट होगा भी तो हमारे रेवेन्यू पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, बिकॉज हम ये एनएफओ वगैरह या B30 वगैरह करते ही नहीं है। हमारा सिंपल सा प्रोसेस है, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं और एमएलडी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वही प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे। सो ओवरऑल कॉन कॉल अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको एक चीज समझ आती है कि बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है इनका। क्लाइंट का पैसा लो, क्लाइंट का पैसा मैनेज करो, तो एक तो आपकी नेचुरल ग्रोथ होगी, बिकॉज निफ्टी अगर 12-13% का भी रिटर्न देता है 5 साल 10 साल में, 12-13% का कैगर देता है, तो उसका मतलब क्या है कि अगले 5 साल 10 साल तक आपका जो एयूएम है वो 12-13% से तो वैसे ही बढ़ता रहेगा।
दूसरा, अगर आप फ्रेश क्लाइंट जो लेकर के आ रहे हो या फिर पुराने क्लाइंट से जो पैसा वापस लेकर के आ रहे हो, उसकी ग्रोथ अगर 10% भी रहती है तो मोटा मोटा कितना हो गया, 20 से 25% की ग्रोथ हो गई। सो बहुत सिंपल मॉडल है, 20 से 25% की ग्रोथ है। अंडर पेनेट्रेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, एसेट लाइट मॉडल है, तो एक बहुत अच्छा ग्रोथ रनवे इस सेक्टर के पास अवेलेबल है। कंपनी ने ऑलरेडी पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हुई है लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। एंड आगे की गाइडेंस आउटलुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस कंपनी की। बाकी ऑब्वियसली ट्रैक करना तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही। सो आपके जो भी डाउट वगैरह हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।